Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our last lecture on the topic of non-linear pharmacokinetics and chapter 10, and we will discuss here different parameters pertaining to non-linear pharmacokinetics or zero order kinetics, which is also called saturation limited kinetics or time dependent kinetics. There are multiple names which we use for non-linear pharmacokinetics. Now we are going to start with dependence of clearance on dose, यानी जो clearance of dose होगी body in non-linear pharmacokinetic, how it will be affected और ये कैसे होगी. The total body clearance of drug administered by IV bolus injection that follow a one compartment model with Michaelis-Menten elimination kinetics changes dynamically with respect to both time and plasma drug concentration. तो ड्रग की क्लियरेंस होगी, वो टोटल बॉडी क्लियरेंस यानी CLT की बात कर लें. IV बोलस डोज दी, वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉलो हो रहा है, लेकिन काइनेटिक्स मिकालिस मेंटेन है यानी नॉन लीनियर है. तो वो जो चेंज होगी वो डायनेमिकली चेंज होगी, डिपेंड कर रही होगी बोथ टाइम एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. दिस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल. तो यही वो डिफरेंस है कि हर टाइम पे जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की क्लियरेंस चेंज हो रही है, यही वो डिफरेंस है जो इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम लीनियर फार्माकोकाइनेटिक. विद इन ए सर्टेन ड्रग कंसंट्रेशन रेंज एन एवरेज और मीन कंसंट्रेशन विच इज CL एवरेज मे बी डिटरमिन, यानी उस वक्त जो है वो एवरेज कंसंट्रेशन क्या है वो हम मालूम कर सकते हैं. Because the drug follow Michaelis-Menten kinetics, average concentration is inherently dose dependent, यानी जो डोज होगी उस हिसाब से वो होगी. डोज ज़्यादा होगी तो एवरेज ज़्यादा होगा, डोज कम होगी तो एवरेज कम होगा. इसके अलावा सेचुरेशन पर भी डिपेंड कर रहा होगा, सिस्टम के और मेटाबॉलिज्म के और एलिमिनेशन के. एवरेज कंसंट्रेशन में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व एंड द डोज गिवन. ठीक है, तो AUC और डोज से हम मालूम कर सकते हैं, एज डेमोस्ट्रेटेड बाय वेगनर एट आल इन 1985. तो उससे भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी AUC अपॉन डोज. द मिकालिस-मेंटेन इक्वेशन प्रोवाइड्स द मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप. अब जो मिकालिस-मेंटेन का इक्वेशन है, यानी जो वही है कि CP dCP बाई dt इज इक्वल टू Vmax इंटू CP डिवाइडेड बाई KM प्लस CP, जो इक्वेशन है वो हमारे लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए भी. बाय इन्वर्टिंग द सेम इक्वेशन एंड रीअरेंजिंग द फंडामेंटल इक्वेशन वी कैन ड्राइव एक्सप्रेशन दैट रिलेट क्लियरेंस टू की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इंक्लूडिंग द Vmax यानी मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म एंड KM विच इज मिकालिस-मेंटेन कांस्टेंट और सिंपली मिकालिस कांस्टेंट. अब देखें ये वही मिकालिस-मेंटेन इक्वेशन है, ठीक है, dCP बाई dt Vmax इंटू CP डिवाइडेड बाई KM प्लस CP. ठीक है, तो अब उसके बाद इन्होंने जब इसको अपोज किया यानी अपोजिट किया तो फिर क्या ये इक्वेशन ड्राइव होकर आई, ये है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर क्लियरेंस कैलकुलेशन. कोर इक्वेशन द एरिया अंडर द कर्व इज ऑब्टेन्ड थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ रेट इक्वेशन, यानी ये जो रेट इक्वेशन है इससे ये CP dt का समेशन ले लिया तो AUC निकल कर आ गया. इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम 0 टू इन्फिनिटी ईल्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन AUC डोज एंड मिकालिस-मेंटेन पैरामीटर, जो कि ये होगी. ठीक है ना, यानी CP इसका समेशन जो होगा वो ये CP dt होगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू KM अपॉन V डैश मैक्स DCP माइनस CP अपॉन V डैश मैक्स DCP. की पैरामीटर ये V डैश मैक्स क्या है, V डैश मैक्स रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म एक्सप्रेस एज द मास पर यूनिट कंपार्टमेंट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी इसका यूनिट हो गया. VD इज़ द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन में, अगर जहाँ पे भी ज़रूरत है हमें. एंड डोज D नॉट D इज इक्वल टू CP इंटू VD अलाउइंग फॉर कन्वर्जन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड डोज बेस एक्सप्रेशन. टू ऑब्टेन मीन बॉडी क्लियरेंस, अगर हमें मीन बॉडी क्लियरेंस चाहिए और एवरेज कंसंट्रेशन चाहिए, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डोज एंड AUC, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि डोज और AUC का रेशो जो होगा वो एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन एवरेज क्लियरेंस हमें दे रहा होगा. दिस कैलकुलेशन प्रोवाइड प्रैक्टिकल measure of drug elimination capacity over the entire time course of drug in the body. Now कैलकुलेटिंग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस क्लियरेंस, वही जैसे मैंने कहा था इसका समेशन ले लेंगे तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म यानी AUC हो जाएगा. ये सब इंटीग्रेट किया हमने KM V डैश मैक्स
CP, ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइम की है, ठीक है। नाउ एवरेज क्लियरेंस, इक्वेशन 10.22 एंड 10.23 कैलकुलेट द एवरेज क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, यानी CL एवरेज और क्लियरेंस ऑफ द ड्रग आफ्टर ए सिंगल IV बोलस डोज, ठीक है, ओवर द एंटायर टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग बॉडी, यानी AUC इज इक्वल टू CP0 अपॉन Vmax अपॉन VD मल्टीप्लाई बाय CP0 अपॉन 2 प्लस KM, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें टोटल AUC देगी, यानी जब ड्रग एडमिनिस्टर हुई थी टाइम 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक। इसके अलावा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट क्लियरेंस, तो ये AUC मालूम हो गया। डिवाइडिंग द मिकेलिस-मेंटेन इक्वेशन बाय CP डेमोस्ट्रेट दैट क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जैसे हम पीछे भी बात करते आए कि क्लियरेंस जो होगी वो उस वक्त प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रही होगी, और उस ड्रग का KM और उस वक्त Vmax क्या है। सो क्लियरेंस इज इक्वल टू VD DCP बाई DT, यानी यही इक्वेशन चल रही है, डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई किया, यानी जो कैंसिल हो सकते थे वो कैंसिल कर दिए, Vmax अपॉन KM प्लस CP। तो क्लियरेंस हमारे पास नाउ टाइम स्पेसिफिक क्लियरेंस फॉर एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्लियरेंस में भी कैलकुलेटेड, और अगर हमें किसी खास टाइम पे क्लियरेंस मालूम करनी है, ये तो टोटल क्लियरेंस की बात हो रही है, ये जो CL की इक्वेशन ड्राइव होकर आई है। अगर हमें किसी टाइम पर क्लियरेंस मालूम कर रही है, सो क्लियरेंस में भी कैलकुलेटेड यूजिंग द appropriate equation allowing for temporal analysis of drug elimination, CLT is equal to drug amount excreted, उस टाइम पर कितना हुआ है, वो टाइम कितना है, वो डिफरेंस कितना है टाइम, यानी उतने टाइम में कितनी ड्रग, ये DDE बाई DT यानी क्लियरेंस पर यूनिट टाइम, उतनी देर में ड्रग जो एलिमिनेट हुई है वो कितनी हुई है, कितने टाइम में, और उस वक्त कंसंट्रेशन क्या है, तो उस टाइम पे मुझे क्लियरेंस रेट मालूम हो सकता है। These mathematical relationship provides the foundation for understanding how drug clearance varies with concentration in non-linear pharmacokinetic system। तो ये दरअसल मुझे बता रही है इक्वेशन कि किस तरीके से क्लियरेंस वेरी करती है डिफरेंट टाइम पर। कंसंट्रेशन की लाजिम बात है, ड्रग का अमाउंट बॉडी में चेंज होगा तो CP भी चेंज होगा, तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये हमें ये बताएगी कि उस टाइम पर क्लियरेंस की सिचुएशन ड्रग की क्या है, तो वो हमें मालूम हो जाएगी। सो इनेबलिंग मोर एक्यूरेट डोजिंग प्रिडिक्शन एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग, यानी इससे हमें पता चलेगा कि अगर हमें कुछ किसी टाइम पे ड्रग की क्लियरेंस क्या है तो उस हिसाब से उस वक्त क्या डोजिंग उस वक्त करनी चाहिए और कंसंट्रेशन क्या है, और थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग भी ईजी होगी। नाउ मिक्स्ड ड्रग एलिमिनेशन विच मीन्स पैरेलल पाथवेज, ड्रग में बी मेटाबोलाइज टू सेवरल डिफरेंट मेटाबोलाइज बाय पैरेलल पाथवे, क्योंकि ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज से, क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स एलिमिनेशन प्रोफाइल, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स एलिमिनेशन प्रोफाइल होता है। एट लो ड्रग डोजेज, अगर ड्रग की डोज कम दी गई है, करेस्पॉन्डिंग टू लो ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम, तो लो डोज दी गई है तो जो ड्रग की जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन साइट है यानी लिवर है जहाँ पे एंजाइम मौजूद है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, यानी इस लो डोज में फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि ड्रग का एंजाइम उस वक्त सफिशिएंट है उतनी लो डोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा। दिस रिप्रेजेंट्स द लीनियर फेज ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा तो फिर ये लीनियर फेज ऑफ ड्रग एलिमिनेशन कहलाएगा। लेकिन हाउएवर द हायर डोजेज ऑफ द ड्रग, जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे, द मोर ड्रग इज एब्जॉर्ब एंड हायर ड्रग कंसंट्रेशन आर प्रेजेंटेड टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम, तो हमने हायर डोज दी तो फिर ड्रग की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई प्लाज्मा में, और जो जहाँ पे एंजाइम मौजूद है उसको मेटाबोलाइज करने के वहाँ पे भी वो कंसंट्रेशन बढ़ गई। उसका नतीजा क्या निकलेगा? एज दीज एलिवेटेड ड्रग कंसंट्रेशन, जब ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, द एंजाइम इन्वॉल्व इन मेटाबोलाइट फॉर्मेशन में बिकम सैचुरेटेड, यानी वहाँ पे फिर वो एंजाइम की सैचुरेशन आ जाएगी, एंड द रेट ऑफ मेटाबोलाइट फॉर्मेशन बिकम नॉन लीनियर एंड अप्रोचेस टू जीरो ऑर्डर, और जो अब क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर से वो जीरो ऑर्डर पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब क्योंकि एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है तो वो फिर फिक्स रेट से मेटाबोलाइट बनाएगा, यानी जीरो ऑर्डर पर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सैचुरेशन फिनोमिना इज़ द हॉल मार्क ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म, तो यही सैचुरेशन का जो फिनोमिना है दरअसल यही कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म है, या कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक है, या नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है, या मिकेलिस-मेंटेन काइनेटिक है, या जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ये सारे नेम इसको दिए जाते हैं। सो इन्हें समराइज में नंबर 1 लो डोज में दिया तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन डोमिनेट किया,
मॉडरेट डोज में दिया तो मिक्स काइनेटिक हो गई, यानी कुछ फर्स्ट ऑर्डर से हो रही है, कुछ सैचुरेशन यानी जीरो ऑर्डर से हो रही है। हाई डोज में सैचुरेबल पाथवे डोमिनेट यानी टोटल जीरो ऑर्डर पर चला गया। सो द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग ए ड्रग एलिमिनेशन by both first order and Michaelis-Menten after IV bolus injection combine both process where K represents the first order rate constant for all first order elimination process while the Michaelis-Menten term represents the saturable process। ये इसकी बात हो रही है जब मॉडरेट डोज हो और मिक्स काइनेटिक हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, तो उस वक्त जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर को भी फॉलो कर रही होगी। मिक्स ऑर्डर का मतलब यही है कि कुछ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर से एलिमिनेट हो रही है और कुछ ड्रग जीरो ऑर्डर से एलिमिनेट हो रही है। तो उस वक्त जो होगी इक्वेशन जो होगी वो ये वाली अप्लाई होगी, यानी मॉडरेट डोज पे जहाँ पे मिक्स काइनेटिक चल रही होगी। नाउ ऑल्टरनेटिव रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद नॉन लीनियर एलिमिनेशन। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद नॉन लीनियर एलिमिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर इनपुट एंड नॉन लीनियर एलिमिनेशन। जीरो ऑर्डर इनपुट क्या है? लाइक A typical example of zero order input is the constant IV infusion। आपने IV infusion लगाया, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रग जो है वो एक फिक्स रेट से बॉडी में एंटर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर इनपुट। When the drug is given by constant IV infusion, और जब इस तरह से constant IV infusion से दी जा रही है, and eliminated ओनली बाय नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, और ये ड्रग ऐसी है जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स से एलिमिनेट होती है। सो हम इसको ये भी कह सकते हैं जीरो ऑर्डर इनपुट एंड जीरो ऑर्डर आउटपुट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर के नॉट रिप्रेजेंट्स द इन्फ्यूजन रेट एंड वी डी इज द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी के जीरो या के नॉट क्या है? इन्फ्यूजन रेट है, यानी किस रेट से ड्रग बॉडी में एंटर हो रही है, और वी डी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसकी इक्वेशन हो गई। DCP बाई dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इस केस में जहाँ पे जीरो ऑर्डर इनपुट है, नॉन लीनियर एलिमिनेशन है, के नॉट अपॉन VD यानी के नॉट इनपुट रेट ड्रग का, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये उसकी जीरो ऑर्डर या मिकेलिस-मेंटन एलिमिनेशन या नॉन लीनियर एलिमिनेशन। इसी तरीके से अगर ड्रग फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हो यानी फर्स्ट ऑर्डर इनपुट हो लेकिन नॉन लीनियर एलिमिनेशन है, फॉर ड्रग गिवन एक्स्ट्रा वेस्कुलरली लाइक फॉर एग्जाम्पल ओरली दी जा रही है, एब्जॉर्ब बाय फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर इनपुट भी कह सकते हैं बॉडी में। बट दिस ड्रग इज एलिमिनेटेड ओनली बाय नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, तो एलिमिनेट हो रही है ये नॉन लीनियर से। सो द रेट ऑफ चेंज इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन वेयर के ए इज द फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, जैसा आपने पहले भी बात की थी कि के ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, एंड सी जी आई इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन जी आई इज द कंसंट्रेशन इन द जी आई ट्रैक्ट। सो DCP बाई DT यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो होगा प्लाज्मा में वो डिपेंड कर रहा होगा एब्जॉर्प्शन रेट कौन क्या है उसका फर्स्ट ऑर्डर, ड्रग कंसंट्रेशन GI में कितनी है, एक्सपोनेंट माइनस KAT उस टाइम तक कितनी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, और एलिमिनेशन क्योंकि नॉन लीनियर है तो ये नॉन लीनियर की इक्वेशन यहाँ पर लगेगी। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर उस ड्रग के लिए जिसकी फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन है लेकिन एलिमिनेशन नॉन लीनियर है। अच्छा, अब आइए कंबाइंड लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमिनेशन। ऐसी सिचुएशन जहाँ एलिमिनेशन जो है वो लीनियर भी है नॉन लीनियर भी है, जैसा हमने यहाँ पे बात की थी पिछली स्लाइड में कि मिक्स काइनेटिक जो है यानी लीनियर नॉन लीनियर दोनों है इसमें। तो यहाँ क्या होगा, इफ़ द ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय पैरेलल पाथवे कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, यानी एलिमिनेशन हो रही है लीनियर फिनोमेना से भी और नॉन लीनियर से भी। द इक्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड बोथ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के उसकी इक्वेशन भी लगेगी, और क्योंकि नॉन लीनियर भी है तो मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन भी लगेगी। तो चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम DCP बाई DT इज इक्वल टू ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, और एलिमिनेशन क्योंकि नॉन लीनियर है तो वो ये हो गई, और जो लीनियर है यानी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन वो ये हो गई इसकी इक्वेशन या उसका पार्ट, ये पैरामीटर ये हो गया, और जो नॉन लीनियर से एलिमिनेशन होने के लिए उसका पार्ट ये यहाँ पर हो गया। These equation provides the mathematical framework for understanding drug behavior। तो ये तीनों इक्वेशन सिचुएशन जो है हमें ड्रग के बिहेवियर के बारे में हमें बता रही है अंडर वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन रूट व्हेन नॉन लीनियर एलिमिनेशन इज प्रेजेंट, enabling more accurate pharmacokinetic modeling and dose optimization। ठीक है ना, तो यानी क्या जो है वो एक्यूरेट फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग होगी और क्या डोज ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। अच्छा, अब हम आते हैं
टू कंपार्टमेंट मॉडल, ये तो हम अभी तक जो कुछ डिस्कस करते आ रहे थे वन कंपार्टमेंट की सिचुएशन के लिए डिस्कस करते आ रहे थे, यानी इससे पिछली स्लाइड्स में हमने ये जो सब कुछ डिस्कस किया है ये ऐसी ड्रग के लिए डिस्कस किया है जो कि नॉन लीनियर, जिसकी एलिमिनेशन है और वो फॉलो करते वन कंपार्टमेंट तक महदूद है। लेकिन वो ड्रग जो कि नॉन लीनियर एलिमिनेशन होती है जिनकी, यानी यही मिकेलिस मेंटन काइनेटिक होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होती है टू कंपार्टमेंट में, तो फिर वहाँ पर जो है वो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी। सो टू कंपार्टमेंट मॉडल विद नॉन लीनियर एलिमिनेशन, और जो हमने केस स्टडी ले ली RHG-CSF की एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब ये RHG-CSF क्या है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन, ठीक है, यानी RH का मतलब है R का मतलब है रिकॉम्बिनेंट, H का मतलब है ह्यूमन, G का मतलब है ग्रेन्युलोसाइड और CSF का मतलब है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसका मकसद क्या होता है, ये कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उससे उनकी जो ब्लड सेल्स हैं वो बनना शुरू हो, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स में ये होता है कि जब उनको एंटी कैंसर ड्रग देते हैं यानी कीमोथेरेपी करते हैं तो उनका बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाती है, तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ताकि वाइट ब्लड सेल्स की काउंट बढ़े तो उसके लिए हम ये जो CSF है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रेन्युलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहलाता है, RHG-CSF, ये देते हैं। तो ये RHG-CSF जो है वो इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन विथ ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यूट्रोपोइटिक सेल्स एंड एक्टिवेट द मैच्योर न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो ये उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। द ड्रग इज़ यूज इन न्यूट्रोपीनिया अकरिंग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको कीमोथेरेपी की गई या रेडियोथेरेपी की गई, जिसकी वजह से उनका बोन मैरो सप्रेस हो गया और उनको न्यूट्रोपीनिया यानी न्यूट्रोफिल की काउंट कम हो गई है। सिमिलर टू मैनी बायोटेक्नोलॉजिकल ड्रग्स, RHG-CSF इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन। तो लाइक बहुत सारी जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जैसे एरिथ्रोपोइटिन है, इसके अलावा वैक्सीन्स हैं, इम्यून सीराज हैं, एंटी सीराज हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, वो भी अब जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं, तो ये भी इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। सो स्पेसिफिकली सबक्यूटेनियसली, और ये जो है RHG-CSF सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, एंड द एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड फ्रॉम द डर्मल साइड, तो स्किन से ये एब्जॉर्ब होता है। दिस ड्रग फॉलो ए टू कंपार्टमेंट मॉडल, तो ये ड्रग फॉलो करती है टू कंपार्टमेंट मॉडल विथ टू डिस्टिंक्ट एलिमिनेशन प्रोसेस। नंबर वन, और वो दो डिस्टिंक्ट एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है, is saturable process of receptor mediated elimination in the bone marrow, and number two a non saturable process of elimination, यानी ये हो गया saturable process यानी zero order, ये non saturable यानी first order. The model is described by two differential equation that accounts the drug transfer between compartment and both elimination pathway. तो ये जो है कंपार्टमेंट वन के लिए है dC1/dt K12, अब आपको पता है कि यानी ड्रग ट्रांसफ़र फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 to 2, K क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यानी फ्रॉम द बॉडी, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एलिमिनेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन वन कंपार्टमेंट, कंसंट्रेशन इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, Km जो है वो क्या है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, C1 भी आपको पता है, K2 क्या है, ड्रग जो वापस आ रही है, X2 क्या है, यानी जो सेकंड कंपार्टमेंट से ड्रग जो अमाउंट है वो है वो ये, ठीक है ना, यानी सेकंड कंपार्टमेंट में कितनी डोज मौजूद है, V1 फर्स्ट कंपार्टमेंट का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से सेकंड कंपार्टमेंट की इक्वेशन dx2/dt यानी ड्रग का अमाउंट इन सेकंड कंपार्टमेंट पर यूनिट टाइम, K12 C1 V1 इसके बराबर होगी माइनस K21, यानी ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन क्योंकि सेकंड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ा रही है तो इसके साथ प्लस की साइन है, क्योंकि ये जो हम इक्वेशन है ये कंसंट्रेशन सेकंड कंपार्टमेंट में कम कर रही है यानी वापस फर्स्ट कंपार्टमेंट में भेज रही है ताकि एलिमिनेट हो, तो इसलिए इसके साथ माइनस की साइन है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डोज अपॉन एलिमिनेशन, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, इंट्रिंसिक क्लियरेंस और नॉन रीनल क्लियरेंस, ये टोटल क्लियरेंस के बराबर होगी। समेशन किया CKm डिवाइडेड बाय C जो है कंसंट्रेशन है, C+KmDT, तो डोज अपॉन यानी जो दरअसल ये जो है डोज अपॉन AUC ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, यानी ये जो इसकी वैल्यू है देखें आप, ये CLN तो वैसी आ गई, ठीक है, ये टोटल क्लियरेंस हो गई, ये CLN आ गई, और ये जो वैल्यू है यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो हमें ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, यानी अल्फ़ा अगर हम प्लॉट कर लेंगे तो हम
जो है वो फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ मालूम कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पता है, इंट्रिंसिक क्लियरेंस पता है और नॉन लीनियर क्लियरेंस पता है, तो फिर हम जो है वो इससे डोज अपॉन AUC का रेशो मालूम कर सकते हैं। नाउ मॉडल पैरामीटर K12, जैसे हमने बात की K12 एंड 21 फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर कांस्टेंट बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट। K क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन कांस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट। VSS क्या होगा? स्टेडी स्टेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। X2 अमाउंट ऑफ ड्रग इन पेरिफेरल कंपार्टमेंट यानी सेकंड कंपार्टमेंट में। C1 क्या है? ड्रग कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट एट टाइम T। Vmax Km क्या है? वही है मिकेलिस-मेंटन पैरामीटर फॉर सैचुरेबल एलिमिनेशन। क्लियरेंस कंपोनेंट की बात करें हम इसकी, यानी ये क्लियरेंस जो है वो ये, ठीक है, क्लियरेंस का एक फार्मूला ये भी है, डोज अपॉन AUC, जो हम पहले बात कर चुके हैं। नाउ क्लियरेंस कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू हेशी एट आल, ड्रग क्लियरेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मीन्स इंट्रिंसिक क्लियरेंस CL entry INT for the saturable pathway and non saturable clearance यानी and जो उसमें non renal भी है। The parameter alpha is the function of dose ranging from 0 to 1, where alpha 1 is the when the dose approaches to 0 and alpha 0 when dose approaches to infinity। यानी absorption की बात हो रही, distribution की बात हो रही है। 1 means 100% distribution, 0 means no distribution। Now इसके बाद हम आते हैं सेकंड कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट मॉडल की काइनेटिक्स डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्रोनो फार्माकोकाइनेटिक एंड टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक। जो क्रोनो वर्ड निकला है वो क्रॉनिक से निकला है, यानी जिसमें हम जैसे क्रॉनिक ट्रीटमेंट है कि बहुत लंबे अरसे से पुराना ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी कंसेप्ट से निकला है कि अगर क्रॉनिक ट्रीटमेंट हो तो फिर फार्माकोकाइनेटिक क्या हो सकती है। क्रोनो फार्माकोकाइनेटिक्स ब्रॉडली रेफर टू ए टेम्पोरल चेंज इन द रेट प्रोसेस सच एज द एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। यानी बहुत अरसे से ड्रग दे रहे थे तो अब उसके रेट प्रोसेस में क्या कोई फ़र्क आ रहा है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या एलिमिनेशन हो। द टेम्पोरल चेंजेस इन ड्रग एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन कैन बी साइक्लिकल ओवर ए कॉन्स्टेंट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर इंटरवल। ये जो टेम्पोरल चेंजेस है ड्रग की एब्जॉर्प्शन की या एलिमिनेशन की, वो 24 घंटे में भी हो सकती है कि सुबह के वक्त और ड्रग की एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन पैटर्न कुछ और है और शाम में कुछ और है, रात में कुछ और है, तो ये 24 आवर में भी चेंज हो सकती है। और दे मे बी नॉन साइक्लिकल इन विच द ड्रग एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन चेंजेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा ये भी हो सकती है कि नॉन साइक्लिकल मीन्स के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ड्रग का एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन पैटर्न या बिहेवियर या रेट चेंज होगा। क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ट्रीटमेंट आउटकम्स। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कंसिडरेशन है ड्रग थेरेपी के लिए, ख़ास तौर से उन ट्रीटमेंट के लिए जो कि क्रॉनिक डिजीज़ की होती हैं। जैसे अक्सर हमने सुना होगा कि ये पेशेंट कंप्लेन करता है कि पहले तो मुझे इस ड्रग से फ़ायदा हो रहा था, अब नहीं हो रहा, या पहले से मुझे ये ड्रग बिल्कुल सूट कर रही थी, अब सूट नहीं कर रही। उसकी वजह क्या हुई है? यही जो पैरामीटर हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन के, ये क्रॉनिक ट्रीटमेंट के बाद चेंज हो गए। तो फिर हमें उसके हिसाब से या तो डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी या ड्रग चेंज करनी पड़ेगी। टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक जनरली रेफर टू नॉन साइक्लिकल चेंजेस इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन और द ड्रग एलिमिनेशन रेट प्रोसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक दरअसल क्या है? नॉन साइक्लिकल चेंजेस हैं, यानी वो ये कि 24 घंटे की चेंज की बात नहीं हो रही, बल्कि ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन में चेंज आते हैं उसकी बात हो रही है। टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक लीड्स टू नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें भी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हो सकती है, अनलाइक दोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक विच इन्वॉल्व चेंज इन द रेट प्रोसेस व्हेन द डोजेज चेंज। टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक may be result of the alteration in the physiology or biochemistry in an organ or region of the body that influence drug disposition। कह रहे हैं कि टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक से थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी ये डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक से अलग है। क्यों? क्योंकि डोज डिपेंडेंट में ये होता है कि आपने उसी टाइम पे डोज बढ़ा दी तो फिर वो लीनियर से नॉन लीनियर पे चला गया, वापस डोज कम कर दी तो फिर वो नॉन लीनियर से वापस लीनियर पे आ गया। ये उसकी बात नहीं हो रही, ये इसकी बात हो रही है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जब आप पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है और वो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन बॉडी की फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में चेंज आने की वजह से अब ड्रग का बिहेवियर बॉडी में चेंज हो गया, तो वो जो चेंज है वो दरअसल है टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक। अब ये क्या क्या हो सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल ऑटो इंडक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल रिपीटेड डोजेज ऑफ कार्बामेज़ेपिन जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है।
induces the enzyme responsible for its own metabolism or elimination, thereby increasing the clearance of a drug over the time। यानी कार्बामेजिपिन पेशेंट लंबे अरसे से ले रहा है तो उसके एंजाइम इंड्यूस हो गए। इंड्यूस होने से क्या हुआ कि वो एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ गई। अब वो ड्रग अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने से पहले ही मेटाबोलाइज होने से हो जाती है और बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन ये फ़ौरन नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम इंडक्शन होगा। ठीक है, तो ये वही क्रॉनिक ट्रीटमेंट में, यानी ये क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक चेंजेस आएगी। इसी तरीके से ऑटो इनहिबिशन भी हो सकता है, यानी इंडक्शन के बजाय इनहिबिशन। सम ड्रग्स इनहिबिट देयर ओन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू डिक्रीज क्लियरेंस विद रिपीटेड डोजिंग। यानी क्रॉनिक ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि ड्रग का मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम कम होता चला गया, होते होते वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ड्रग अब बॉडी से में ना मेटाबोलाइज हो रही है और ना एलिमिनेट हो रही है, जिसकी वजह से ड्रग की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ रही है और अब वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, ड्रग पेशेंट को सूट नहीं कर रहा है। वेरिएबल पैरामीटर्स, ड्रग अंडरगोइंग टाइम डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक हैव वेरिएबल क्लियरेंस एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ। यानी कभी तो ड्रग सही बिहेवियर कर रही है और कभी नहीं कर रही, तो उसकी इसी वजह से वेरिएबल क्लियरेंस है और उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या है? सम एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक 5-फ्लोरोयूरेसिल और FU आर बेटर टॉलरेटेड एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे। यानी ये 24 आवर की बात हो रही है कि ये जो साइक्लिकल चेंजेस जो आते हैं कि इस फ्लोरोयूरेसिल जो है वो एक सर्टेन टाइम पे दी जाए तो वो पेशेंट ज़्यादा बेहतर टॉलरेट कर लेता है, और अगर सही टाइम पे नहीं दिया जाए तो फिर वो टॉलरेंस उसकी मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि वो ये है कि 24 आवर में बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से वो बॉडी का जो है वो सही टाइम पर वो ड्रग देनी चाहिए जिसमें उसकी टॉक्सिसिटी कम से कम हो। नाउ नेक्स्ट इज द सर्केडियन रिदम एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग रिस्पॉन्स। सर्केडियन रिदम क्या है? बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ द बॉडी, यानी 24 आवर में जो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, नींद आना, नहीं नींद गायब हो जाना वगैरह, ये हमारा बॉडी का सर्केडियन रिदम कहलाता है। इसी वजह से इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, यानी सर्केडियन रिदम सेट होता है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पे। सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेटर विद इन 24 आवर दैट साइक्लिकल कंट्रोल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम कि हमारी बॉडी में 24 आवर में जो कंट्रोल करना है साइक्लिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी के बिहेवियरल फंक्शन, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जेनेटिक कंट्रोल भी है, रेगुलेटेड थ्रू पीरियड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय क्लॉक जीन। यानी वो ये कि बायोलॉजिकल क्लॉक का जीन है कि उस वक्त वो क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से वर्क करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर जो कि बेसिकली लिपिड लोअरिंग एजेंट है, यानी कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है उनको दी जाती है HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्लास, जिसको हम स्टैटिन्स भी कहते हैं। इसका बेस्ट टाइम होता है रात में लेना, यानी रात को खाने के बाद पेशेंट ले। क्यों? क्योंकि रात में ये जो HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम है ये हाइपर एक्टिव होता है, यानी इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये एंजाइम का जो ट्रांसक्रिप्शन जीन होता है वो बहुत एक्टिवेट होता है और इस एंजाइम को बहुत ज़्यादा बना रहा होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा होता है। तो रात के टाइम अगर हम ये ड्रग लेंगे तो ये एंजाइम सप्रेस होगा और कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो बेहतर टाइम है बजाय सुबह के टाइम लेने के। तो ये जो है वो क्योंकि रात जेनेटिकली रात के टाइम ज़्यादा काम करता है, इसका जो जीन है एक्टिवेट होता है और ये एंजाइम ज़्यादा बनाता है, इसलिए बेहतर होता है कि ये ड्रग रात के टाइम ली जाए। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, कोर बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर फ्लक्चुएट रिदमिकली विद इन 24 आवर। ठीक है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है 24 घंटे में, हार्ट रेट भी, इसके अलावा और कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर भी, तो उस हिसाब से फिर ड्रग की एडजस्टमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा मेलाटोनिन ऑनसेट एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ क्वेसेंट पीरियड ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रीशन। तो अब ये जो है ऑनसेट ऑफ क्वेसेंट पीरियड ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रीशन, मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन जो है वो है स्लीप हार्मोन। ठीक है, तो यानी जब हमें नींद आ रही होती है तो ये दरअसल ब्रेन से मेलाटोनिन रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये कब रिलीज़ होता है? जब बहुत क्वाइट पीरियड होता है, यानी बहुत सुकून होता है, तो हमें फिर नींद आना शुरू हो जाती है। हल्की लाइट हो, मध्यम लाइट हो, तो और कॉर्टिसोल भी साथ में रिलीज़ होता है, यानी जो स्ट्रेस कम करता है बॉडी से, तो उस टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज़ होता है और हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो बाज़ ड्रग इस टाइम पे ज़्यादा बेहतर जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं, तो इसलिए इसको भी सामने ड्रग रिस्पॉन्स को, इन फैक्टर्स को भी सामने रखना चाहिए कि उसका सही टाइम क्या है, उस किस टाइम पर वो ड्रग ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देगी। सर्केडियन रिदम्स आर रिदमिक, ठीक है, ये रिदमिक है, और साइक्लिकल चेंजेस इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन
दैट में अकर डेली, यानी डेली बेस पर जो है ये चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यू टू नॉर्मल चेंजेस इन, क्योंकि नॉर्मल चेंजेस हैं बॉडी के फंक्शन के। सम रिदमिक चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस बॉडी फंक्शन एंड ड्रग रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाई जीन्स एंड सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ बॉडी के फंक्शन जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं, उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं उस पेशेंट के जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करके। द मेमेलियन सर्केडियन क्लॉक अटेम्प्ट टू सिंक्रोनाइज एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द लेंथ ऑफ डे लाइट साइकिल एंड ऑप्टिमाइज बॉडी फ्लक्चुएशन। क्योंकि जो डे लाइट साइकिल होता है उसके हिसाब से बॉडी सेट हो जाती है। जैसे वो लोग जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, फिर उनकी बॉडी का जो सिस्टम होता है, क्योंकि वो दिन में सोते हैं, डेली उनका ये नाइट ड्यूटी है उनकी, तो फिर उनका बॉडी का जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं यानी सर्केडियन क्लॉक होता है वो उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाता है, और फिर उसी हिसाब से फिर उनको ड्रग भी लेनी चाहिए। वो फिर उस तरह से ड्रग ना लें वो वाली जिनका जो है वो सर्केडियन ड्रग का जिनका सर्केडियन रिदम से ताल्लुक़ है, कि जो ड्रग जो है जैसे वही ले लें, स्टैटिन्स ले लें, कि वो लोग जो मॉर्निंग में जिनकी ड्यूटी है और नाइट में वो सोते हैं तो उनके लिए तो रात का टाइम है, और वो लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में जो है वो सोते हैं तो फिर उनको दिन में जब वो अपने सोने के लिए जाएं तो उससे पहले अगर नाश्ता किया है या जो भी खाया है उसके बाद फिर उनको स्टैटिन लेनी चाहिए। तो ये इस तरह से, यानी ताकि वो उस हिसाब से जो है वो ड्रग का रिस्पॉन्स जो हो वो ऑप्टिमम आए। दीज फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैन अफेक्ट डिजीज स्टेट, क्योंकि ये फैक्टर जो है वो डिजीज स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं, एज वेल एज टॉक्सिसिटी एंड थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग थेरेपी। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्केडियन रिदम इज़ असेंशियल। इसी वजह से सर्केडियन रिदम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो असेंशियल है फॉर ऑप्टिमाइजिंग ड्रग डोजिंग शेड्यूल एंड मैक्सिमाइजिंग थेरेप्यूटिक एफिकेसी वाइल मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट। यानी ये जो हमने स्टैटिन वाली बात की ये यहाँ पे बिल्कुल फिट हो रही है कि ये इसी वजह से इस सर्केडियन रिदम को समझना ज़रूरी है ताकि ड्रग डोजिंग की भी ऑप्टिमाइजेशन हो, मैक्सिमाइज़ किया जाए थेरेप्यूटिक एफिकेसी को और मिनिमाइज़ किया जाए ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को। The timing of drug administration can be as important as the dose itself। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम भी इम्पॉर्टेंट बिल्कुल उतना ही है जितनी की डोज इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि अचीव किया जा सके ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम। नाउ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉलोइंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। अब बायो अवेलेबिलिटी पर बात करें उस ड्रग की जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो करती है। The bioavailability of drug that follow non-linear pharmacokinetic is difficult to estimate accurately। उसकी वजह ये है कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो बिल्कुल प्रपोर्शनेट नहीं बनता। Each process of drug absorption, distribution and elimination is potentially saturable, क्योंकि हर स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन का वो उसमें पोटेंशियल है कि वो सैचुरेट कर सकता है, क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट ओवरऑल दैट अफेक्ट ओवरऑल ड्रग बायो अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर जो है वो अफेक्ट आ जाता है। ड्रग दैट फॉलो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई व्हेन सैचुरेबल प्रोसेस और पाथवेज आर इन्वॉल्व। वो ये कह रहे हैं कि वो ड्रग जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करती हैं वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं। यानी पहली ड्रग का जो पहली, जैसे हमने पिछले चैप्टर पे मल्टी डोजिंग में पढ़ा था कि जो फर्स्ट डोज का जो AUC है जो वो सेकंड डोज और थर्ड डोज के AUC के बराबर होगा, लेकिन ये कब तक अप्लाई करेगा, जब तक कि सैचुरेशन ना हो जाए, यानी लो डोज में, जब तक काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सैचुरेबल पाथवे, यानी जब ड्रग की डोज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी जहाँ से नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो गई, सो फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ड्रग बायो अवेलेबिलिटी विल चेंज विद ए सिंगल डोज और विद सब्सिक्वेंट डोजेस। तो अब जब जहाँ से सैचुरेशन स्टार्ट हो गई यानी नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो गई, वहाँ से फिर ड्रग का जो AUC होगा वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस डोज डिपेंडेंट बायो अवेलेबिलिटी रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड डोज ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वजह से फिर ये डोज डिपेंडेंट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो होगी यानी हाई डोज में, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फार्मासिस्ट के लिए कि अब इस ड्रग की थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और डोज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाए। एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग विद ए डोज डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन इज क्लोरोथाइजाइड, जो कि एक थाइजाइड डायरेटिक है, एज डॉक्यूमेंटेड बाय HSU एट आल इन 1987। लो डोज में हाई बायो अवेलेबिलिटी, अनसैचुरेटेड पाथवे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। मॉडरेट डोज में डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी एज सैचुरेशन बिगिंस। हाई डोज में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू सैचुरेशन, यानी ये एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटीज जनरली, यानी सैचुरेशन कहाँ आ रही है, एब्जॉर्प्शन में, क्यों, इसी वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो रही है।
The extent of bioavailability is generally estimated using AUC from 0 to infinity, means area under the curve from time 0 to infinity. However, in non-linear system, this calculation become more complex because the relationship between dose एंड AUC इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे डोज बढ़ाई तो उतना ही AUC बढ़ गया फर्स्ट ऑर्डर के केस में, यानी लीनियर के केस में। लेकिन जहाँ से नॉन लीनियरिटी या सेचुरेशन आ जाएगी, आपने जितनी डोज बढ़ाई उतना AUC नहीं बढ़ेगा, AUC मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि डोज और AUC नॉट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। सो मल्टीपल डोजेज लेवल मे बी रिक्वायर्ड टू फुली कैरेक्टराइज द बायोअवेलेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ ए ड्रग एग्जिबिटिंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो आपको बहुत सारी डोजेस का डेटा चाहिए होगा ताकि कैरेक्टराइज कर सकें कि किस डोज पर बायोअवेलेबिलिटी या AUC कितना बनता है। क्लिनिकल implications क्या हैं इसकी? When prescribing drug with non-linear pharmacokinetic, clinician must be aware that doubling the dose will not necessarily double the drug exposure। यानी वो ड्रग जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डोज डबल की तो क्या AUC भी डबल होगा, बल्कि ये हो सकता है कि वो AUC डबल से भी ज़्यादा हो जाए। केयरफुल डोज टाइट्रेशन, इसी वजह से केयरफुल डोज टाइट्रेशन करें एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करें आर एसेंशियल फॉर अचीविंग ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने डोज डबल की, AUC डबल से ज़्यादा हुआ और वो टॉक्सिसिटी को क्रॉस कर गया और जिसकी वजह से सीरियस एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी उस ड्रग की प्रोड्यूस हो गई। इसके बाद है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक ड्यू टू ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट ऑन एलिमिनेशन। प्रोटीन बाइंडिंग में प्रोलॉन्ग द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग through several mechanisms. Drugs that are protein bound must first dissociate into the free or non-bound form to eliminate by the glomerular filtration। क्योंकि देखिए प्रोटीन जो बाइंडिंग होती है उससे ये होता है कि ड्रग जब प्रोटीन से बाइंड हो जाती है तो फिर वो ना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और ना एलिमिनेशन होती है उसकी। अगर ड्रग को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है और बॉडी से मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट होना है तो फिर उसको जो है वो प्रोटीन से डिसोसिएट होना पड़ेगा, यानी अनबाउंड होना पड़ेगा। सो दिस डिसोसिएशन स्टेप यानी अनबाउंड होने का स्टेप एड्स एन एडिशनल बैरियर टू ड्रग एलिमिनेशन एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो ये अनबाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग की, कि वो होती भी है, नहीं भी होती है तो स्लो होती है, तो वो भी क्योंकि ड्रग के एलिमिनेशन पर असरअंदाज किसी न किसी फॉर्म में होती है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट प्रोसेस। तो ये इसी वजह से ये ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग भी जो है ये भी ड्रग के बिहेवियर को यानी लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर को रेट प्रोसेस को असरअंदाज होती है। व्हेन प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स बिकम सैचुरेटेड, अगर जितनी प्रोटीन थी उन बाइंडिंग साइट पे तमाम की तमाम ड्रग बाइंड हो गई है एट हायर ड्रग कंसनट्रेशन, क्योंकि हाई डोज दी थी, तो ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म, क्योंकि जितनी प्रोटीन थी उन तमाम से तो ड्रग बाइंड हो गई है। अब ड्रग को मजीद प्रोटीन नहीं मिल रही बाइंड होने के लिए, जिसकी वजह से फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से फ्री ड्रग कंसंट्रेशन जैसे मैंने कहा था ये इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी, लीडिंग टू इंक्रीज क्लियरेंस, ड्रग की क्लियरेंस बढ़ जाएगी एंड हो सकता है अगर क्लियरेंस नहीं हो तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक भी ये होगी, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाए कि वो टॉक्सिसिटी कॉज करना शुरू कर दे। सो की कंसिडरेशन क्या है? ओनली फ्री ड्रग इज़ अवेलेबल फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये हमने यहाँ बात की कि फ्री ड्रग ही एलिमिनेट होती है किडनी से। सैचुरेबल प्रोटीन बाइंडिंग क्रिएट्स कंसंट्रेशन डिपेंडेंट क्लियरेंस, सैचुरेशन हो जाएगी प्रोटीन की तो कंसंट्रेशन फ्री ड्रग बढ़ जाएगी, तो फिर वो क्लियरेंस भी ज़्यादा होगी अगर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, और अगर किडनी भी जीरो ऑर्डर पे है तो फिर वो क्लियरेंस बढ़ेगी नहीं बल्कि जीरो ऑर्डर पे ही रहेगी, यानी नॉन लीनियर, और ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ये जो फ्री ड्रग होगी। हाई प्रोटीन बाइंडिंग कैन मास्क नॉन लीनियर एलिमिनेशन काइनेटिक्स कुछ हद तक। डिजीज स्टेट्स अफेक्ट्स प्रोटीन लेवल आफ्टर फार्माकोकाइनेटिक्स, अल्टर फार्माकोकाइनेटिक, यानी फॉर एग्जांपल लिवर डिजीज़ है तो प्रोटीन की क्वांटिटी कम हो गई बनना, यानी जिनसे ड्रग बाइंड होती है, तो फिर फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक है बिहेवियर वो भी चेंज हो जाएगा। नाउ बाइंडिंग प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, एल्बुमिन बाइंडिंग, मोस्ट एसिडिक ड्रग्स बाइंड प्राइमरीली टू एल्बुमिन एंड द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होती है, यानी जो प्रोटीन बॉडी में मौजूद है जिससे ड्रग बाइंड होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो एल्बुमिन की होती है, और एसिडिक ड्रग्स इससे बाइंड होती है। सैचुरेशन ऑफ एल्बुमिन
बाइंडिंग साइट कैन लीड टू नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक एट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। अगर इस एल्ब्यूमिन से सैचुरेशन हो जाए तो फिर ड्रग का बिहेवियर लीनियर से नॉन लीनियर हो जाता है। दूसरी प्रोटीन कौन सी है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ बेसिक रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक ड्रग। इससे एल्ब्यूमिन से एसिडिक ड्रग बाइंड होती हैं, तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बेसिक ड्रग। Basic drug often bind to alpha-1 acid glycoprotein. Level of this protein can vary significantly in disease states and affecting drug disposition. यानी खास तौर से लिवर डिजीज़ में इसके लेवल पर बहुत फ़र्क पड़ता है, तो जिसकी वजह से ड्रग के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है उन ड्रग से जो कि इससे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, प्रोटीन बाइंडिंग एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री ड्रग। Changes in protein concentration or binding affinity can shift this equilibrium and alter pharmacokinetics. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कुछ ड्रग बाइंड हो गई प्रोटीन से इनसे और कुछ फ्री हो गई। फिर जैसे जैसे वो ड्रग जो फ्री थी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके और मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एलिमिनेट होती हैं, वैसे वैसे वो ड्रग जो इससे बाइंड हुई हुई थी वो डिटैच होती हैं, यानी अनबाउंड होती हैं, डिसोसिएट होती हैं और वो उसकी जगह ले लेती हैं और फिर ड्रग का इफेक्ट कंटिन्यू करती हैं। तो इस वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन रहता है जब तक सारी की सारी ड्रग इन प्रोटीन से जो बाइंड थी वो अनबाउंड ना हो जाए और तमाम की तमाम ड्रग बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए। सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन ड्रग फार्माकोकाइनेटिक इज एसेंशियल फॉर predicting drug behavior in various patient population, particularly those with altered protein level due to disease states such as renal failure, hepatic disease और malnutrition। तो इसी वजह से ये प्रोटीन बाइंडिंग का जो रोल है ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक में, ये समझना भी एसेंशियल है फार्मासिस्ट के लिए ताकि प्रिडिक्ट कर सके ड्रग का बिहेवियर इन वेरियस पेशेंट पॉपुलेशन। ख़ास तौर से वो पॉपुलेशन ऑफ द पेशेंट जिनको डिजीज़ स्टेट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर में जा रहे हैं तो उससे भी जो है प्रोटीन बाइंडिंग पे फ़र्क पड़ता है। हेपेटिक डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, उससे भी प्रोटीन बाइंडिंग पे फ़र्क होता है। वो पेशेंट जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं उससे भी प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो वेरी करती है। दीज फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर व्हेन डिज़ाइनिंग डोजिंग रेजिमेन फॉर ड्रग एग्जिबिटिंग सिग्निफिकेंट प्रोटीन बाइंडिंग। लिहाजा ये फैक्टर्स रीनल फेलियर, हेपेटिक डिजीज़ या मेल न्यूट्रिशन ऑलवेज शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एंड रिकमेंडिंग द डोजेज रेजिमेन ऑफ द ड्रग, वो ख़ासतौर से वो ड्रग जिनकी सिग्निफिकेंट प्रोटीन बाइंडिंग है। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।